द मुस्लिम फाइटर चैनल में आज हम बात करेंगे भारत में अंग्रेजों के जुल्म और सितम पर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बादशाह अकबर की मौत से 5 साल पहले वर्ष 1600 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को हुई थी। उस वक्त उस कंपनी की कुल लागत थी 72,000 पाउंड। 1745 में 17 वर्षीय क्लाइव 15 महीने की यात्रा कर मद्रास पहुंचा था। इसी क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी राज की एक तरह से नींव डाली थी। भारत में पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान सूखे ही पड़ते रहे। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 1770 से 1915 तक भारत में 22 बड़े सूखे पड़े। वर्ष 1769 में बंगाल में मानसून से बहुत कम बारिश हुई। सूखे ने पूरे इलाके में ऐसा कहर बरपाया कि करीब करीब 1/3 से लेकर आधी आबादी सूखे में मारी गई। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि लोग अपने बच्चों को बेचने लगे। कुछ इलाकों में तो लोग मर गए, लोगों का मांस खाने लगे। ऐसी हालत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लगान को 10% और बढ़ा दिया। पूरे 1770 के दौरान लोग मरते चले गए। लोगों ने अपने मवेशी और खेती के औजार बेच दिए। वो बोए जाने वाले बीज तक खा गए। उन्होंने अपने बेटे और बेटियों तक को बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें भी खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। लोग पेड़ों के पत्ते और घास खाकर अपनी भूख मिटा रहे थे। तमाम सड़कों पर मृत या मर रहे लोगों का अंबार लग गया। बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने 3 नवंबर 1772 में आर्ट ऑफ डायरेक्टर को लिखे पत्र में रिपोर्ट दी थी। पूरे राज्य की 1/3 आबादी के मर जाने के परिणाम स्वरूप खेती कम हो जाने के बावजूद 1771 का राजस्व 1768 के राजस्व से भी ज़्यादा प्राप्त हुआ था। इस तरह की आपदा को देखते हुए इस बात की उम्मीद करना स्वाभाविक था कि राजस्व में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राजस्व जमा करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। हेस्टिंग बिना किसी संकोच के स्वीकार करते हैं कि मृत या मरते हुए लोगों से राजस्व वसूल करने के लिए हिंसा तक का सहारा लिया गया। वर्ष 1972-73 में हाउस ऑफ कॉमर्स की सेलेक्ट कमेटी ने अनुमान लगाया था कि क्लाइव और उसके साथियों ने 1757 से 1765 के बीच बंगाल के कठपुतली नवाबों से 2 लाख पाउंड उगाए थे। क्लाइव जब भारत से गया तो उसके पास 1,80,000 पाउंड थे। उसके पास एक जागीर भी थी जिससे 27,000 पाउंड की वार्षिक आय होती थी। क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रभुता संपन्न ताकत बना दिया था जो 2 करोड़ लोगों पर राज कर रही थी। उसके पास 50,000 सैनिकों की सेना थी और इसे 5 करोड़ से 6 करोड़ रुपये के बीच सालाना राजस्व मिल रहा था। 1720 से 1726 के बीच कलकत्ता के डिप्टी कलेक्टर रहे गोविंद राम मित्रा को अंग्रेजों ने पहला काला जमींदार नियुक्त किया था। वो राजस्व वसूलने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करता था। अंग्रेजी शासन में भ्रष्टाचार का आलम यह था कि महाराजा नंद कुमार ने 11 मार्च 1775 को गवर्निंग काउंसिल को पत्र लिखकर वॉरेन हेस्टिंगटन पर कुछ नियुक्तियां करने के लिए उनसे और मीर जाफर की विधवा से 45,000 पाउंड रिश्वत लेने का आरोप लगाया। 10 अप्रैल को सरकार ने नंद कुमार पर षड्यंत्र करने
का आरोप लगाया और मई को उन्हें दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। महाराज नंद कुमार को अंग्रेज जज ने दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। 7 अगस्त को जब नंद कुमार को फोर्ट विलियम के पास सुबह 8 बजे फांसी दी गई तो पूरा कलकत्ता वहां इकट्ठा होकर शोक में विलाप करने लगा। जब 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई असफल हो गई तो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों से इसका बड़ा क्रूर बदला लिया। क्रूरता का उद्देश्य था कि भारतीय इसको कई पीढ़ियों तक याद रखें। 1857 के बाद हर अंग्रेज को आधिकारिक इजाज़त थी कि वो जो चाहे इन भारतीयों के साथ कर सकता है। लोगों को बिना किसी भेदभाव के जान से मारा गया। उन दिनों हजारों लोगों को सड़क के किनारे ही फांसी दे दी गई। गांव बिना किसी कारण के जला दिए गए। मार्टिन मोंटगोमरी ने टाइम्स के 19 नवंबर 1959 के अंक में अपने अनुभव बताए। मैंने 14 औरतों की लाशें देखने के बाद दिल्ली की सड़कों पर चलना छोड़ दिया। उन औरतों के पतियों ने ही उनके गले काट डाले थे कि कहीं ये अंग्रेज अफसरों के हाथ ना लग जाए। ये थी भारतीय लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म सितम की एक छोटी सी कहानी है। इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों पर कितने जुल्म किए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।